सो हाय हेलो हाउ आर यू गाइस। आई होप कि सब लोग अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है। और हम लोग चैप्टर 2 का यानी सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन को मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद इस वीडियो क्लास में आगे के क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक डिस्कशन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे साथ रिदम में बने रहोगे तो आसानी है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। H2S गैस टॉक्सिक, ठीक है, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल आती है। एक्सपेरिमेंट में इसको कहीं पर प्रयोग में एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ द सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे इतना दिया है, कैलकुलेट द हेनरी। देखो मैं क्वेश्चन समझा दूँ। मान लो कि ये एक कंटेनर है। ठीक, यहाँ पर कोई लिक्विड है। ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है, इसकी जो मोलरिटी है, ठीक है, मोलरिटी स्मॉल एम है, तो 0.195 ये इसकी क्या है, मोलरिटी है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक, तो यहाँ पर कुछ H2S की गैस डिज़ोल्व हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये जो H2S की गैस डिज़ोल्व हुई, ये सड़े हुए अंडे की तरह से इसकी बहुत ही भयानक स्मेल है। ठीक है, तो कह रहा है भैया कि जब ये चीज़ यहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो बताइए कि KH कितना होगा। क्वेश्चन में ना, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी KH कितना होगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि हम लोग हेनरी लॉ लगाएं तभी ना हेनरी लॉ कांस्टेंट पता करेंगे। तो प्रेशर इजकल टू KH इजकल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही होता है। यानी कि हम लोगों को यहीं से KH पता करें तो P अपॉन क्या हो जाएगा, P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही पता करना है। ठीक है, देखो एक चीज़ थोड़ा सा फिर से समझे। ये जो STP लिखा है, ठीक है, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है टेम्परेचर माने कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 273.15 केल्विन, इतना टेम्परेचर हो जाता है। ठीक, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हम लोगों का 0.987 या फिर इसको सिमिलर 1 बार भी कह दिया जाता है। ठीक है, 1 बार, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे हम लोग समझें कि प्रेशर इजकल टू होता है KH और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही हेनरी लॉ है। ठीक है, हेनरी लॉ इक्वेशन है। अब हम लोगों को ये KH की वैल्यू पता करनी है, तो KH इजकल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही होगा। ठीक है, तो प्रेशर तो हमें पता चल गया कि ये कितना है, 1 बार भी लिख सकते हैं, 0.987 में लिख देता हूँ, और डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब सवाल ये है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे पता किया जाए। ठीक है, मेरे साथ रिदम में बने रहेंगे, ज़रूर समझ में आ जाएगा। सस्ता ही सवाल है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम लोग देखिए तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, मोल्स ऑफ गैस प्लस, आप देखिए इसको तो वाटर में मिलाया गया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वैल्यू कैसी है, बहुत ही कम है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल ऑफ वाटर। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई हैं। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकाला जाए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है, अब देखो ये मोलरिटी क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 0.195 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही ये तो। ठीक है, 0.195 ये तो क्वेश्चन में दिया है। इजकल टू मोल्स ऑफ गैस हम लोग को निकालना ही है। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर का मास है, इसको चलिए हम लोगों ने 1 किलोग्राम मान लिया। तो हम लोग देखिए कि यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो कितना निकल कर आ गया, 0.195, ये इतना मोल आ गया, यानी ये वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग सोचे कि ये N वाटर यानी कि मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, तो क्योंकि हम लोगों ने वाटर को 1 किलोग्राम मान लिया है, तो जो वाटर के मोल हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, जो वाटर का मास 1 किलोग्राम माने कितना, 1000। ठीक है, और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो 18, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 55.5। ठीक है, तो मेरी कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है भैया, यहाँ पे देख सकते हो 0.195। ठीक है, और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर कितना आ चुका है, 55.5। ठीक है,
अब इसी को हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो बस फाइनली हम लोग देखें यहाँ पे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हम लोगों को इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है और वो कितना मिल जाएगा, 0.0, ठीक है, 0.035, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको रख कर भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत वैसे विशेष अंतर नहीं आएगा, थोड़ा ही अंतर आएगा, ठीक। तो 0.035 आ गया। तो बस यहीं पे हम लोगों का अब के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.987 डिवाइडेड बाई ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी कि 0.00 है और 35, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कैंसिल करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 282, ये इसका आंसर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसकी यूनिट क्या लिखी जाए। देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की कोई यूनिट तो होती नहीं है। प्रेशर की यूनिट यहाँ पर हम लोगों ने बार में लिया था अभी, ठीक है, 1 बार स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मैंने दिखाया था, ठीक है। तो यानी कि जो भी यूनिट के एच की होगी वही यूनिट क्या होने वाली है, इस प्रेशर की होने वाली है, यानी कि इसकी यूनिट कितनी हो गई, बार। यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लेना आगे पीछे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 इन, ठीक है, ये दिया है, इतना कांस्टेंट दिया है। CO2 को पानी में डिज़ोल्व किया गया, तो CO2 को पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जो हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 500 मिलीलीटर सोडा वाटर विन पैक 2.5 ATM प्रेशर। देखो यहाँ पे चीज़ क्या समझाई जा रही है, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। मान लो ये आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की क्या है, बोतल है, ठीक है। तो मैंने बता रखा है कि जब इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में हम लोग CO2 को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो अंडर हाई प्रेशर, और वहाँ पे यहाँ पे जो अंडर हाई प्रेशर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2.5 ATM दिख रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO2 डिज़ोल्व हुई है ये पूछ रहा है कि इसका अमाउंट कितना है ना, इसका अमाउंट कितना है। आप देखें यहाँ पे अमाउंट या क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इस कोल्ड ड्रिंक में कितना डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है। और ये जो सोडा वाटर है या फिर कोल्ड ड्रिंक ये कितना है, 500 मिलीलीटर है। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए इसको लगाना शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि इस पूरे में हम लोग देखें तो हम लोगों को एक तो चीज़ समझ में आ रही है कि हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी लॉ का इक्वेशन तो लगाना ही पड़ेगा, यानी P इक्वल टू KH और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये चीज़ होती है, बोलो, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पता करें तो क्या हो जाएगा, P/KH हो जाएगा, ठीक है, P/KH होगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि प्रेशर जो यहाँ पे दिया है 2.5 ATM दिया है, ठीक, ये ATM में दिया है, और जो KH की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट देख रहे हैं, ये कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल दिया है, ठीक है। तो ऊपर प्रेशर की यूनिट देखिए आप ATM में और नीचे KH की यूनिट पास्कल में, यानी कि ये माजरा क्या है, थोड़ा गलत जा रहा है, यानी कि दोनों की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इस यूनिट को भी हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करें तो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁸, ठीक है। यानी ये भी पास्कल हो गया, ये भी पास्कल हो गया, ठीक। अब बस इस चीज़ को क्या करें हम लोग, सॉल्व करें तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा यहाँ से, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आप देखिए कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.00152, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी जो पूछ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो मोल फ्रैक्शन में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आंसर यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इसको और आगे तक ले जाएंगे। तो एक बात मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ गैस प्लस, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। वापस से हम लोग क्या करें, चलिए इस वाले को नेगलेक्ट कर लें तो क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर, ये चीज़ मिल जाएगी। बताइए क्या यहाँ तक बातें समझ में आई हैं। तो मैं ऊपर वाली चीज़ों को ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। बस अब लग गया है क्वेश्चन को, बस हम लोगों को इसको क्या करना है, ग्राम में पहुँचाना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो हम लोग देख रहे हैं, ये है हम लोगों का
ज़ीरो पॉइंट, ये है हम लोगों का 0.00152, ठीक है। और ये मोल्स ऑफ गैस हम लोगों को पता करना है, मोल्स ऑफ वाटर। अब एक चीज़ समझो, ये 500 मिलीलीटर वाटर है, इसका मतलब कितना है, 500 ग्राम वाटर है, ठीक है। तो 500 ग्राम वाटर में जो वाटर का मोल है वो कितना हो जाएगा, इसको 18 से डिवाइड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 27.78 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, यहीं पे याद रख लेते हैं, ठीक है, याद रख लेना इसको। जब 1 किलोग्राम होता है तो जो इसमें मोल ऑफ वाटर होते हैं वो 55.5 मोल होता है, ठीक। जब 500 ग्राम होगा तो इसका आधा कर लेंगे तो 27.78 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 27.78, ठीक है, क्या करना है भैया यहाँ पे 27.78। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ से निकल कर क्या आएगा, मोल्स ऑफ गैस निकल कर आएगा, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जो मोल्स ऑफ गैस है यानी कि CO2 का जो मोल है वो कितना आ गया, 0.042 आ गया, ठीक है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई है, बताओ, ठीक है भाई, मिटा देते हैं इसको। अब मुझे एक चीज़ बताना कि जब कोई भी चीज़ मोल में है, ठीक है, यानी कि गैस हम लोगों का जो CO2 की गैस है वो मोल में है, ठीक है, तो मोल इक्वल टू होता है कितना है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास। CO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, ये 12 हो गया और ये 1632 हो गया, यानी ये कितना हो गया 44, ठीक। तो बस यहाँ से यदि हम लोग मोल की वैल्यू देखें 0.042 मास पता ही करना है, ठीक है, और ये कितना है, ये है हम लोगों का 44, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जो मास ऑफ CO2 गैस आएगा वो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा 1.848 ग्राम, ठीक है। यही जो वैल्यू दिख रही है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड करके आगे पीछे देखना इसको भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस किए हैं, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बस आगे बढ़ा चढ़ा के बात दी गई है। हालांकि ये राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन मैं समझा दूँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। देखो इस तरीके से मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें A लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, उसी तरह से एक और कंटेनर है, इसमें B लिक्विड भरा हुआ है, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिला लिया गया, ठीक है। तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा और ये सॉल्यूशन बन जाएगा या फिर मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो A लिक्विड है ना, इसका प्योर वेपर प्रेशर आप देखें तो ये कितना दिया है, 450 दिया है, ठीक है। और B लिक्विड जो है ये इसका वेपर प्रेशर कितना दिया है, 700 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। अब ये मिलाने के बाद यहाँ पर A और B को मिलाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर बन गया है वो कितना बन गया, 600 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये यूनिट है, ठीक है, डरना नहीं इसे। ऑल्सो फाइंड, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर पूरे लिक्विड का जो कंपोजिशन है या मोल फ्रैक्शन है वो कितना है। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, और उसी लिक्विड को पूछ रहा है कि वो वेपर में कितने मौजूद हैं, कितना मोल फ्रैक्शन मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने लगवाए रखे हैं, ठीक है, फिर भी देख लो क्या होता है, P टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है, PA प्लस PB, यही होता है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएं तो P नॉट A मोल फ्रैक्शन A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन B, ठीक है, यही चीज़ होती है। अब देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन में P टोटल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 600, ठीक है। P नॉट A दिया है यहाँ पे 450, ठीक है। P नॉट B ये भी दिया है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B यही पूछ रहा है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर यहाँ पे, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B यही चीज़ पूछी जा रही है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो किसी XB को कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस XA आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इस XB को यहाँ पे B रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रख लें, ठीक।
तो अब हम लोगों का जो एक फाइनल इक्वेशन बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये बन गया पी टोटल, ठीक है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, और यहाँ पे कौन आ गया है, 1 माइनस एक्स ए आ चुका है, ठीक। अब देखो बस सारी वैल्यू को रखना है, पी टोटल क्वेश्चन में दिया है भैया 600, पी नॉट ए यहाँ पे दिया है 450, ये एक्स ए तो पता ही करना है, ठीक है, प्लस पी नॉट बी यहाँ पे दिया है कितना 700, ठीक है, 700, ये 1 माइनस एक्स ए। अब देखो कि इस पूरे में ये एक्स ए यहाँ पर और एक्स ए यहाँ पर, सिर्फ यही वेरिएबल है, पूरा न्यूमेरिक वैल्यू है, सॉल्व कर लेना इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो एक्स ए आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 0.4, ठीक है। तो पहला आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया 0.4। अब ये क्योंकि यहाँ पे x भी पता करना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए यानी कि 0.4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, x भी कितना आ जाएगा भैया 0.6, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। दूसरा आंसर ये हो गया, यानी कि कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पे जो बोल रहा है लिक्विड ऑफ मिक्सचर, ये 0.4 है और b का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6, ठीक है। तो पहला सवाल तो यहाँ से मिल गया। अब मैं थोड़ा इन सारी चीज़ों को मिटा दूँ, ठीक है। अब देखो जो इसमें एक और आगे सवाल को बढ़ा के पूछ रहा है, ठीक है, ये सवाल आगे जो बढ़ा के पूछ रहा है ना, आमतौर पर बच्चे इसको लगा नहीं पाते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, एनसीईआरटी की किताब में दिया है, ठीक है, मैंने भी उस फॉर्मूले को याद करवाया है, ठीक है। तो भाई ध्यान देंगे उसको। ये कितना था यहाँ पे 450 था, ठीक है। ये होता क्या है, ऐसे लिखा होता है किताब में, और मैंने भी नोट्स में भी लिखवाया है, ठीक है। ये ऐसे लिखा रहता है कि पी ए इक्वल टू क्या है वाई ए और ये पी टोटल, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये जो वाई ए दिख रहा है, ठीक है, ये वाई ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड इन वेपर फेज है। यानी यहाँ पे देखो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो वेपर फेज माने क्या, ये वाई ए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि वाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए अपॉन कितना हो जाएगा, पी टोटल। अब ये पी ए राउल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई पी टोटल, ठीक है। तो बस सारी वैल्यू को रख लिया जाए। पी नॉट ए कितना है यहाँ पे दिख ही रहा है 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ठीक है। पी टोटल आप देख सकते हैं कितना है 600। इसको जब सॉल्व करें, ठीक है, तो ये फाइनली जो हम लोगों का सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, ये कितना आता है 0.3। अब एक चीज़ समझना कि ये जो हम लोगों का वाई ए आ गया है 0.3, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, इन वेपर फेज, ये कितना है वेपर फेज में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। तो उसी तरीके से ये वाई ए प्लस वाई बी ये कितना होगा भैया 1 होगा। तो यहाँ से वाई बी पता करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0.3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो यहाँ से वाई बी कितना आ गया 0.7, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, देख लेना इसको वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके। ये हो गया हम लोगों का इन वेपर फेज, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एग्ज़ाम में। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 298, ठीक है, 298 केल्विन पर इतना दिया है, 50 ग्राम इसमें यूरिया मिला दिया गया इतने में। तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन और रिलेटिव लोडिंग। देखो मैंने जैसा कि बता रखा है, फिर से समझाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, मुझे पता है भूल गए होगे। यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का प्योर लिक्विड है, ठीक है, और प्योर लिक्विड माने क्या है प्योर वाटर, ठीक। तो इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा और वो वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दिया है 23.8 है, ठीक। लेकिन जैसे ही इसमें क्या करा गया 50 ग्राम यूरिया को मिलाया गया, तो 50 ग्राम यूरिया मिलाओगे भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाता है डिक्रीज़ कर जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या फिर इस सॉल्यूशन का, ठीक है। और कह रहा है इसकी रिलेटिव लोडिंग भी पता करो। तो इसका साफ मतलब है कि हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला ही कौन सा लगेगा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो वो होता कितना है P01 माइनस
P1 डिवाइडेड बाई P01 इजकल टू X2 यानी मोल फ्रैक्शन यानी N2 अपॉन N1, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं W2 अपॉन M2, और ये क्या हो जाता है M1 अपॉन W1। ठीक है, तो सारी वैल्यू को इसमें रख लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई थी, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को समझना था। ये हो गया W2 अपॉन M2 हो गया, ठीक है, और ये हम लोगों का M1 अपॉन W1। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। P01 कहाँ गया, ये रहा ना 23.8, तो ये वैल्यू कितनी होगी 23.8 माइनस P1, यही तो पता करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, यही तो पता करना है, तो ये तो वेरिएबल है। ये हम लोगों का वापस से कितना है यहाँ पे 23.8। ठीक है, W2 कितने ग्राम मिलाया गया, 50 ग्राम मिलाया गया है, 50 ग्राम। अब जो यूरिया दिख रहा है यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया। ठीक है, तो यूरिया दिखने की वजह से जो हम लोग इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और वाटर में मिलाया जा रहा है तो वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 18 होता है। ठीक है, और कितने ग्राम में मिलाएगा भैया, तो 850। अब देखिए कि इस पूरे में सिर्फ वेरिएबल यही दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अपनी खोपड़ी मत चलाना। ठीक है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी। ठीक है, सिर्फ ये P1, तो P1 हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और पूरा बढ़िया से काट कूट करोगे तो सॉल्व करने के बाद 23.4 मिलीमीटर ऑफ Hg आएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का पहले वाले सवाल का जवाब। अच्छा एक चीज़ समझो, पहले हम लोगों का प्रेशर कितना है भैया, देखो कि P01 जो है वो कितना है 23.8, लेकिन 50 ग्राम इसमें यूरिया मिलाने के बाद प्रेशर कितना हो गया है 23.4। तो यही बात कही जा रही है ना कि क्या होगा, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा ना, बताओ, तो यही प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो पहला वाला आंसर तो ये हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। दूसरा इसमें आप देखें कि क्या पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, कई तरीके से निकाल सकते हैं इसको, इस तरीके से ही मैं निकलवा दूँ, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है ना, इसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं, और यही कितना होगा यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख लो। P01 कितना है भैया 23.8 क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, ठीक, माइनस ये P1 23.4 अभी निकाल चुके हो, और डिवाइडेड बाई 23.8। ठीक है, अब इसको क्या करना हमें अच्छे से बढ़िया से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 0.0173 आ जाएगा। यही क्या है हम लोगों का आंसर है। अच्छा एक चीज़, ज़बरदस्ती का इसका कोई यूनिट मत बना लेना, ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, कट जाएगा, यहाँ पे कोई यूनिट में नहीं मिलेगी। ठीक ना, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं इतना। ठीक है, ये इस वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड 500 ग्राम वाटर। सर देखो मैंने जैसे बता रखा था कि किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग, ठीक है, इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो नहीं लगेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना ना, और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है भैया। ठीक है, ये इन टेस्ट की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सस्ते में मत लेना, प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलल टी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो टी बी इक्वल टू के बी हो गया। ठीक है, के बी मोलल्टी क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2, M2 हो गया 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यदि हम लोग इसको 1000 ऊपर लगाएं तो नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो जाएगा। देखो इसमें सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को कुछ चीज़ें ढूंढनी है और इसमें पुटअप कर लेनी है। के बी की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा तो देगा। ठीक है, 0.52, ठीक है, 0.52। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ढूंढें, थोड़ा और आगे इसको बढ़ा लें तो ये कितना होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है तो टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी, ये हो गया W2 अपॉन M2, और ये मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, देखो इसमें सब कुछ दिया है। यहाँ पे जो नई बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, चलो रख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया माइनस। ठीक है, केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो
ठीक है, डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये 100 हो गया, और इसकी जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट थी आप देखें कि वो कितना है, 99.63 है। के बी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में 0.52, ठीक है। यहाँ पे देखो हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड, यानी कि यही जो सुक्रोज का जो सुक्रोज का यहाँ पे ये क्या है भैया, W2 ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये W2 पूछा जा रहा है। अच्छा, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे का हम लोग मोलिकुलर मास निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 342, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज 342 हो गया, ये 1000, और देखो कि 500 ग्राम वाटर में मिलाया गया है, ठीक है। तो बस देखो कि यहीं जो W2 दिख रहा है सिर्फ यहीं एक वेरिएबल है और सब पूरी न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से जो W2 आएगा, ठीक है, और ये W2 सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 121, ये आ जाएगा 121.67 ग्राम, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। चलिए 11 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, टू बी डिजॉल्व 75 ग्राम ऑफ एसिड लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जैसे कि मैंने बताया था अभी कि किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट में जब हम लोग कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। आ रही बात समझ में, फ्रीजिंग पॉइंट कम होती है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी जा रही है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट माने यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से ही मतलब है, और केफ दिया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी जा रही है। तो जब इस तरीके की बात करी जा रही है तो यहाँ पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिवेशन वाला फार्मूला तो नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलल्टी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो टी एफ इजकल टू के एफ, ये क्या हो जाएगा, W2/M2, ठीक है। ये 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है यानी इसका W2 यहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये M2 अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, M2 हो गया, यानी यही ये W2 ही पूछा जा रहा है। सारी वैल्यू को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट की कमी दिख रही है वो कितना दिख रहा है, 1.5, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 डेल्टा टी एफ। के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है, कितना दिया है, 3.9 दिया है, ठीक है। W2 पता ही करना है। अच्छा, ये एस्कॉर्बिक एसिड जो दिख रहा है C6H8O6, इस पूरे को सॉल्व करके हम लोग इसका मोलिकुलर मास निकालें, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कितना आ जाता है, 176 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 176, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट आप देखें तो 75 ग्राम दिया है, तो ये कितना हो गया, 75। यानी ये पूरा सॉल्व करो, ये W2 पता करना है सिर्फ। अरे भाई क्या समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं, ये W2 पता करना है, सब न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो W2 यहाँ से हम लोग देखें सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 5.0 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक। ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो आज का जो आखिरी सवाल है 12, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ठीक है, ऑफ मोलर मास 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर। देखो जैसा कि मैंने बताया था, मान लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड हम लोगों का वाटर ही है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये वाटर है, इसमें 1 ग्राम का जो पॉलीमर मिलाया गया है, ठीक है। कह रहा है कि उसका मिलाने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो भी किस में पूछ रहा है, पास्कल में पूछ रहा है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आसानी है, ठीक। और ये जिस टेम्परेचर पे बात करी जा रही है वो टेम्परेचर कौन सा है, 37 डिग्री सेल्सियस की बात करी जा रही है, ठीक है। आसान है भाई, बस हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, CRT होता है,
और आगे बढ़ाएं तो N/V ये N2 है, ठीक है। N2 माने कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करी जा रही है, ठीक है। ये RT हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2/M2 हो जाएगा, और जो ऊपर दिख रहा है RT/ ये V, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होना किस में चाहिए, मोलरिटी की बात करी जाए लीटर में होना चाहिए। ये C माने क्या होता है, मोलरिटी होता है, ठीक है। ये सब मैं बता के ही रखा हूँ। तो देखो सारी चीज़ें मिल गई, बस यहाँ पे हम लोगों को रख लेते हैं W2 यानी कि आने वाला सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम, तो ये हो गया 1। ये R की वैल्यू देखो जो यहाँ पे रखेंगे ना, ये 8.3, ये रखेंगे हम लोग 8.314, ठीक है। 8.314 इंटू 10⁻3, ठीक है। बात ये पास्कल की करी जा रही है, इसीलिए ये R की वैल्यू हम लोग ये इतनी रख रहे हैं। यदि ये ATM की बात करता तो R की वैल्यू होती 0.083, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी, बस यही अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो देखो कि हम लोगों का ये W2 हो गया, R हो गया, T हो गया। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 इसमें ऐड कर लेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 310 केल्विन, ठीक है। उसके बाद M2 यानी कि जो आने वाला सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर मास कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1850030 है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 450 मिलीलीटर दिया है, ठीक है। तो 450 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। सब न्यूमेरिक दिख रहा है, इस पूरे को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा 30.98, या फिर यहाँ पे, और ये किस में आएगा, पास्कल में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पाई इक्वल टू प्रेशर 31 पास्कल भी बोल सकते हैं। तो यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे चलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ठीक।